हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक न्यू सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है जिसमें हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे पर्सन इन न्यूज़। अब एक सजेशन आप लोगों से मुझे चाहिए, इसको वीकली रखना चाहिए। जैसे अभी तो जो भी लोग चर्चित रहेंगे या जिनसे सवाल बनने की संभावना है वो हम आपसे डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन इसी के साथ में अगर आपको लगता है कि सर ये वीकली होनी चाहिए, पूरे वीक भर में जितने भी इम्पोर्टेंट लोग चर्चित हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट या उनसे संबंधित समिति, आयोग, कोई ट्रीटी, कुछ भी, मतलब पर्सन इन न्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ जानेंगे। पर्सन इन न्यूज़ का मतलब है कि वो उससे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स रिलेवेंट, सब कुछ हम लोग यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि इसको कैसे रखना चाहिए। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही, कि रैंडम कोई व्यक्ति चर्चा में आया है वैसे ही उसके ऊपर वीडियो बना दो, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि पूरे वीक के एक साथ चर्चित लोग हमको मिल जाएं, तो वो भी किया जा सकता है। तो आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अभी ये शख्सियत आपको दिखाई दे रही है सामने, और जब से 8th जो कमीशन है ना, 8th पे कमीशन है, इस 8th पे कमीशन का गठन किया गया है, तब से ये काफ़ी चर्चा में है। आप इनको जस्टिस रंजना देसाई के नाम से जानते हैं, और 8th पे कमीशन के बाद से ये काफ़ी चर्चा में है। लेकिन एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ कि कैसे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, आप कैसे चाहते हैं, अपने फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों को सुनने का हम इंतज़ार करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन महान शख्सियत के बारे में सारी बातें। देखो भाई, उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी PDF चाहिए, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे, साथ में यहाँ आपको अपडेट मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहीं मिल रहा है। तो इसको ज्वाइन कीजिए और जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। चलो, केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 8th पे जो कमीशन है, इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR को परमिशन दे दी है, या इसके बारे में सूचना दे दी है। इसी के साथ में 8th पे कमीशन, ये सेंट्रल पे कमीशन है, इसकी अध्यक्ष बना दी गई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए ये न्यूज़ में है। जस्टिस देसाई के अलावा इस आयोग में IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को मेंबर, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मौजूदा सेक्रेटरी पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। मतलब आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि एक इसमें चेयरमैन है, एक मेंबर है, एक सेक्रेटरी मेंबर है, तो 3 लोगों को इसमें बनाया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस आपको परेशान कर सकता है, मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म ऑफ रेफरेंस या TOR क्या होता है। आप इसको समझिए। TOR बेसिकली एक गाइडलाइन होती है, सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन होती है। ये रिपोर्ट कब तक देना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है, किन नियमों का ध्यान रखना है, किन शर्तों का पालन करना है, वो सारी बातें जो सरकार एक गाइडलाइन के तौर पे जारी करती है, आप उसको टर्म ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। जैसे 8th पे कमीशन को 18 महीने के अंदर अंदर अपनी अनुशंसाएं, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी सिफारिशें जारी करनी है, इसको हम लोग TOR या टर्म ऑफ रेफरेंस के नाम से जानेंगे। तो 8th पे कमीशन की चेयरमैन जस्टिस रंजना देसाई है ना, प्रकाश देसाई, ये चर्चा में है। सिर्फ इसी कारण नहीं, पिछले काफ़ी समय से बहुत इंपॉर्टेंट पदों को इन्होंने होल्ड किया है। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पदों को हम डिस्कस करते हैं, समझिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट की 5वीं महिला जज रही हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से नंबर की महिला जज रही हैं? 5वें नंबर की। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर है। सवाल क्या है, आप मुझे बताइएगा कि पहली महिला कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। जैसे अगर हम लोग बात करें जस्टिस जो हमारी देसाई है, ये तो आपकी 5वीं जज बनी है, लेकिन पहली महिला जज कौन बनी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी आपने मुझे बताना है, राइट। 1996 में बॉम्बे हाई कोर्ट की एडिशनल जज और 1998 में परमानेंट जज बनी। मतलब शुरुआत इनकी होती है बॉम्बे हाई कोर्ट से 1996 से,
एडिशनल जज के तौर पर, और 1998 में ये परमानेंट जज बन जाती हैं। फिर आखिरकार उन्हें साल 2011 में प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। वो सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला जज बनी। शुरुआत 1996 बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर होती है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर जज बन जाती हैं और साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का सफर बहुत लंबा नहीं रहा, 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रही और 2014 में रिटायर हो जाती हैं। रिटायरमेंट के बाद इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां इनको दी जाती हैं। आप सबको पता है कि बहुत सारे कमीशन समिति जो बनती हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष के तौर पर शामिल कर लेते हैं। यहाँ से एक्चुअल में कहानी शुरू होती है जस्टिस रंजना देसाई की, राइट। तो सफर शुरू कहाँ से हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो, परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन रही हैं जस्टिस रंजना 6 मार्च 2020 से लेकर 6 मार्च 2020 से लेकर 5 मई 2022 तक भारत की परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। तो जो परिसीमन आयोग है या डीलिमिटेशन कमीशन है, इस डीलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्ष रही हैं। डीलिमिटेशन कमीशन आप सबको पता है कि जो हमारी सीटें होती हैं, चाहे भले वो विधानसभा लोकसभा, इन सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो कमीशन बनता है आप उसको डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। हालांकि प्रावधान तो इस तरीके से है कि हर जनगणना के पश्चात एक डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब स्टेटहुड का दर्जा है उसको हटाया गया, यूटी बनाया गया, उसमें लद्दाख अलग बना दिया गया, तो वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं उनके बंटवारे को लेकर, वहाँ की सीटों के बंटवारे को लेकर हमने एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया। उसकी चेयरपर्सन रही हैं जस्टिस रंजना देसाई। ध्यान रखिएगा, कब से लेके कब तक? 6 मार्च 2020 से लेके 5 मई 2022 तक। उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अंतिम परिसीमन रिपोर्ट, डीलिमिटेशन रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें 7 नई विधानसभा सीटों की सिफारिश की गई। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बना इसने कितनी नई विधानसभा सीटों की सिफारिश की? 7 सीटों की। इनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र के लिए और 1 सीट कश्मीर क्षेत्र के लिए तय की गई। इसी सिफारिश के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। तो कौन से परिसीमन कमीशन को इन्होंने अध्यक्ष किया है या चेयर किया है या हेडेड किया है? आप बता देंगे, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो परिसीमन कमीशन था उसकी अध्यक्ष रही हैं ये। आयोग के इस निर्णय से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का रास्ता हुआ और इसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए। आप सबको पता है कि दिल्ली है, दिल्ली में भी अपनी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी अपनी विधानसभा है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी यूटी है। जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया? आप सबको पता है कि 2019 में, 2019 में 370 और आर्टिकल 35 को हमने हटाया और उसके बाद से अभी यूटी के तौर पर हमको देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन नहीं रही है, इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन को भी चेयर किया है। आप मुझे बताइएगा कि डीलिमिटेशन कमीशन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? भारत के संविधान में कोई आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है क्या? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा दी गई रिपोर्ट के 1 साल बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में इस पर चर्चा की गई। 44 में यूसीसी है। 44 आप सबको पता है कि डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और डीपीएसपी की आपसे कोई बात करेगा तो आप कह देंगे कि पार्ट 4 में एक प्रावधान है एक समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता के अंतर्गत कुछ बेसिक सी चीज़ों को एक ही कानून के दायरे में लाया जाता है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि जैसे शादी, विवाह, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एडॉप्टेशन, ये सारे के सारे जो काम हैं एक ही तरीके से हों, किसी धर्म, पंथ, समुदाय में भेदभाव किए बिना। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि हिंदू कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम कहते हैं हमारा शरीयत कानून, सिखों का अलग कानून। तो एक देश में रहने वाले सभी लोगों का एक कानून के तहत कुछ बेसिक चीज़ें हों, हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं। हालांकि इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके रिलीजियन की जो लिबर्टी है या फ्रीडम है उसको वायलेट नहीं करता है। वो सारी चीज़ें जो एक नागरिक के लिए ज़रूरी हैं, एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, वो एक जैसी होनी चाहिए, उनको मॉडिफाई करेगा, उनको सुधारेगा।
लेकिन इसका विरोध बहुत बड़े स्तर पर होता है। आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो पैनल बना उसकी अध्यक्ष भी यही रही, और इनकी रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड भारत का एक राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनाउंस कर दिया कि भैया हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। अच्छा, इससे पहले गोवा एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर यूसीसी हमको पहले से ही देखने को मिल रहा है। अब गोवा की कहानी आप सबको पता है कि गोवा को भारत में कैसे मिलाया गया था, पुर्तगीज़ के कब्जे में, ठीक है, यूरोपियंस के कब्जे में ये था, और उसके बाद फिर इसको हमने भारत में शामिल किया, एक ऑपरेशन चलाया गया था, कभी उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो जस्टिस जो हमारी रंजना देसाई हैं, ये सिर्फ 8th पे कमीशन नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो पैनल बना है उसमें भी शामिल रह चुके हैं, और इनकी रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा कर दी। ये इनके बारे में पूरी जानकारी एक साथ ब्रीफ में देख लीजिए कि 30 अक्टूबर 1949 को मुंबई में इनका जन्म हुआ है, मतलब आज 30 अक्टूबर को हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुंबई से ही शुरुआती पढ़ाई इनकी हुई। 1970 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से बैचलर्स बीए किया। 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से लॉ एलएलबी की डिग्री की। 1973 में वकालत शुरुआत कर दी। 1979 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अपीलीय पक्ष में सरकारी वकील यानी गवर्नमेंट पीडर नियुक्त किया गया। 13 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट की 5वीं महिला जज बनी। 29 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुई। 1 दिसंबर 2014 से लेकर 30 नवंबर 2017 तक अपील ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन रही है ना, एक ट्रिब्यूनल था उसकी चेयरपर्सन रही है। जुलाई 2018 से लेकर 2019 तक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इनकम टैक्स की चेयरपर्सन रही। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको हमेशा इन्होंने फुलफिल किया है। फिर आप लोग देखेंगे कि 2020 से लेकर 2022 तक परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन रही। 17 जून 2022 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की अध्यक्ष बनी। 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है। अक्टूबर में इनको कुछ ना कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये थी आपकी जस्टिस, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत ही अकाउंटेबल पर्सन जिनको हम लोग जानते हैं जस्टिस रंजना देसाई के नाम से। ध्यान रखिएगा, इनकी जो शुरुआत है ये शुरुआत बॉम्बे से होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सारे पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमको जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आपके लिए कुछ बहुत ही शानदार है। शानदार क्या है, ये हमारा दिवाली एक्सटेंडेड जो सेल है ये 31 अक्टूबर तक वैलिड है। आप 2026, 2027, 2028 किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। करना क्या है, कोड यूज़ करना है GRS लाइव। GRS लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इसके थ्रू आपको मिल जाता है। इस कोड के थ्रू जुड़िए मेरे साथ और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। ये फिर आपके सामने टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या PDF एंड ऑल आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।